संतेश कुमार जी, मैं परसों जब नेपाल के एक मेहमान से बात कर रहा था तब उन्होंने ये बात कही थी पहली बार कि नेपाल एक सनातनी राष्ट्र था और ओली उससे लगातार विमुख रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और अब ओली का भी बयान आ गया, केपी शर्मा ओली का। उन्होंने कहा कि भाई मैंने राम जन्म अयोध्या इसको खारिज किया था, इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, इसी वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा, मुझे भागना पड़ा, वरना मैं अभी कई वर्षों तक और प्रधानमंत्री रहता। अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को रेखांकित करने जा रहा है। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से देखिए, जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसमें बहुत कुछ है। एक घटनाक्रम नहीं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट पिक नहीं कर सकते कि यही रीजन है और इसी रीजन के कारण से पूरा जो मूवमेंट हुआ, बेसिकली जेनजी मूवमेंट, वो है। जैसा आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और असमानता बढ़ गई थी, बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर चल रही थी। आप जो नेपो किड्स का जो बेसिकली जो पूरा डिबेट चल रहा है नेपाल में और बहुत सारे देशों में चल रहा है, सिर्फ नेपाल में ही क्यों, लेकिन नेपाल में बेरोजगारी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये बड़ा मुद्दा था युवाओं में। कहीं कहीं जो देखेंगे उसको फॉलो करते हुए जो सोशल मीडिया बैन्स लगे, वो असर रहा, जिसको कहते हैं ना इंस्टिगेट करना, उसको बढ़ाया गया। मतलब पूरे बच्चों को आगे किया जाए, फ्रंट पे किया जाए, यूथ को आगे किया जाए और यूथ उसको लीड करे। और पीछे से बड़ा और चल रहा था, कहीं कहीं एक बड़ी टीम थी जो इन्वॉल्व थी प्रोसेस में। अब वो लोग कौन से लोग थे, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, क्या कहाँ जाना चाहते हैं, वो समझने की बात है। लेकिन रही बात की क्या रीजन था, सरकार फेल हुई, इस विषय हमें चिंतन करने की ज्यादा जरूरी है। जो कोई केपी ओली आज बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या के मुद्दे पे, अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि के मुद्दे पे ही मुझे आज ये झेलना पड़ रहा है, अगर नहीं तो मैं लंबे समय तक और प्रधानमंत्री रहता। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कहीं कहीं वो दर्शाता है कि उनका स्टेटमेंट आज वो हताशा का स्टेटमेंट है। कहीं कहीं अभी भी भारत पे दोषारोपण करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अभी आज भी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेके वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी खुश नहीं थे या भारतीय जनता खुश नहीं थी, इस कारण से यहाँ पे मूवमेंट हुआ, जो कि बहुत बचकानी हरकत जैसी बात लगती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ भारत का कोई इंटरवेंशन है या भारत का कोई रोल है। निश्चित रूप से आप ये बात समझने की कोशिश करिए, वो एक सनातनी राष्ट्र है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। इवन केपी ओली भी जानते हैं कि वो सनातनी राष्ट्र है। वहाँ पे साम्यवादी और मार्क्सवादी जो कहते हैं विचारधारा है, वो अप्लाई किया गया। 1990 के बाद जब से आंदोलन चला, बेसिकली जब से माओइस्ट मूवमेंट चला, आपको अगर इतिहास बताएं तब से लेके माओइस्ट मूवमेंट 2006 तक आप देखेंगे वो दौर था जब तक उनको लगा कि हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे और डेमोक्रेटिक शासन छोड़िए माओइस्ट शासन ले आएंगे। ठीक है जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संतेश कुमार जी, घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, जैसा संतेश कुमार कह रहे हैं कि आधारहीन बात है जो भारत को वो वजह बता रहे हैं केपी शर्मा ओली, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से ये कहा है कि मैंने राम के जन्म को अयोध्या में होना खारिज किया था, इसी वजह से ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। यानी कि वो भारत को वजह बता रहे हैं उनके नेपाल में जो कुछ हुआ। क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या वो वाकई में आधारहीन बात कर रहे हैं या इसके पीछे कोई आधार दिखता है आपको? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। पहली बात, जो नेपाल में हुआ और हो रहा है उसके अनेक बिंदु हैं, तो मैं उसे किसी एक धुरी पर नहीं देखता। ये सही है कि वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर लोगों में असंतोष है, बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। नेपाल में लगातार पिछले एक दशक में आप देखिए तो तरह तरह से अस्थिरता रही है, चाहे वो संविधान को लेकर अस्थिरता रही हो या अन्य दृष्टिकोण से अस्थिरता रही हो। ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा देना पड़ा केपी ओली, वो क्या कह रहे हैं, वो शायद इस क्राइसिस का पहला अध्याय हो सकता है, लेकिन उसमें पूर्ण सार नहीं देखा जा सकता। तो मैं नहीं मानता कि किसी एक को दोष दे करके वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री के रूप में कि युवाओं को रोजगार देते, उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करते। मैं सिर्फ भारत के सिलसिले में के दृष्टि से ये कह सकता हूँ कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अनेक राज्य हैं भारत में जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, अनेक जिले हैं, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नेपाल में कैदियों को रिहा कर दिया गया है, बिहार में चुनाव है, इस तरह के अपराधी यदि बिहार में आते हैं या अन्य राज्यों में आते हैं तो उससे राज्यों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी ने आपने बहुत जायज़ चिंता जाहिर की है और कुछ कोशिशें ऐसी हुई हैं
जो सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं उसमें कोशिशें हुई हैं, कुछ कैदियों ने भारत में दाखिल होने की कोशिश की है लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। खेमचंद आचार्य हैं, हिंदू सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेपाल से हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रहे हैं। खेमनाथ आचार्य जी, अब जिस तरीके से ओली के बयान का मैं एक बार फिर जिक्र करूंगा कि उन्होंने कहा कि भारत का विरोध करना, राम का विरोध करना मेरे अपदस्थ होने का कारण बना, मेरे भागने का कारण बना, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा केवल इसी वजह से। क्या भारत विरोध की वजह से ही बालेन शाह भी पीएम की दौड़ में पीछे हो गए? अचानक से सुशीला कार्की का नाम कैसे सामने आ गया? कुलमान घिसिंग का नाम कैसे सामने आ गया? क्या यह भी भारत प्रेम और भारत विरोध से जुड़ा हुआ मामला है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वास्तव में अभी भी मुझे सुनने को मिला है एक ही कारण से ये सारा परिस्थिति निर्माण नहीं हुआ है। सबसे पहले तो बड़ा भ्रष्टाचार था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खाई था, वो कोई व्याख्या से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है महंगी था। तीसरा क्या है कि ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के फैमिली के लोग थे वो विलासिता के जीवन जिस तरीका से जी रहे थे वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर क्या था कि नेपाल का जो पहचान है, जो संस्कृति है, जो आइडेंटिटी है, वो सनातन हिंदू राष्ट्र था, उसको इन्होंने नजरअंदाज करके रद्दी के टोकरी में फालने का जो काम कर दिया वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था। और देश में युवा लोग नहीं थे, सारा युवा बाध्य होकर प्रवास में जाने की परिस्थिति इन्होंने निर्माण कर दिया था, वो भी फैक्टर था। और यहाँ जो राज्य चल रहा था वो रेमिटेंस के कारण से ही चल रहा था, वो भी कारण था। इस सब कारण के बीच में इन्होंने सबसे बड़ी कारण क्या था कि जो 30 से लेकर 15-18 साल के बीच के जो लड़के थे इन्होंने कोई वैचारिक दृष्टि से देखा ही नहीं। इनको 12 पास करो या और विदेश में जाओ, विदेश में जाकर भाड़ा मोलो या जो भी करो, क्योंकि तुम्हें नेपाल में पॉलिटिक्स करने का या तो राजनीति करने का कोई चेतना तुम्हारा नहीं है, तुम ऐसे करके इस तरह के इस तबका को इन्होंने जो नजरअंदाज कर दिया। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट यानी केपी ओली के सरकार अभी लीड कर रहे थे, इन्होंने सबसे बड़ी तो यही 65 जो फैक्टर थे वही का विस्फोट का परिणाम है। और इसी में जो जितने युवा लोग थे इन्होंने जो ये डिमांड करके महंगी, भ्रष्टाचार, ये सारा चीज को लेकर सड़क में आ गए। इनके कांध में किसी ने जो शक्ति है उन्होंने बारूद बनकर इनको पड़काया, बस वो बहुत बड़ी विषय है। इसमें कोई घुसपैठिया आ गया है बाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई घुसपैठिया आ गया, यानी कि आप इशारा कर रहे हैं कि बाहरी ताकतें या विदेशी ताकतें रहीं। सुशील सिंघल जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भले ही स्वदेश का भी हो सकती है। ठीक है। जी न्यूज़।